डेथ एक ऐसा ट्रू इवेंट जो तुमको पता है आज नहीं तो कल तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आना है। बट ये एक ऐसा इवेंट है जिससे हर किसी को डर लगता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी डेथ जल्दी हो जाए, बिकॉज ये है ही ऐसा इवेंट जिससे हर किसी की हालत ख़राब होती है सुनकर। बट तुमको क्या लगता है जब तुम्हारी डेथ होगी या जब तुम मर रहे होगे या इवन बोले तो जब तुम मर चुके होगे तो तुम क्या फील कर रहे होगे? तुम्हारे माइंड में क्या थॉट्स होंगे जो प्रोसेस हो रहे होंगे? क्या थॉट प्रोसेस तुम्हारा चल रहा होगा और क्या चीज़ें होंगी जो तुम सोच रहे होगे? क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में? अगर तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा है तो इस प्रेजेंट मोमेंट में तुम क्या सोच पा रहे हो? जब तुम मर जाओगे तो तुम क्या होगे? क्या तुम्हारे माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि तुम एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस में पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, तुम्हारे थॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो तुम्हारे लिए दुनिया किस मतलब की होगी? तुम क्या ही सोच पाओगे जब तुम कुछ सोच ही नहीं सकते, जहाँ तुम कैपेबल ही नहीं हो कुछ सोचने के लिए? हो सकता है इस पैराडॉक्स ने तुम्हारे ब्रेन को फक कर दिया हो, बट अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि शायद तुमको पता होगी, विच इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी तुम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, जो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अनदर। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी को तुम ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको बस तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्टेट से एक दूसरे स्टेट में। नाउ व्हेन यू डाई, जो तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। जस्ट लाइक तुम मरे और तुमने अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ा और तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो तुम्हारी बची कुची एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे, जो इस नेचर के अंदर मिल जाएगी, वो इसी अर्थ में मिल जाएगी डिकम्पोज होकर। तुम्हारी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो डिकम्पोज हो जाती है टाइम के साथ साथ और तुम इसी नेचर के अंदर मिल जाते हो। बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जिसको तुम सोल से डिनोट कर सकते हो या तुम जिसको अपनी नॉन फिजिकल अपीयरेंस भी बता सकते हो। अब वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस होती है जो तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस के साथ ख़त्म नहीं होती है बल्कि वो एग्जिस्ट करती रहती है, कॉज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब अगर तुम अपनी डेथ को एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो तुमको पता होगा कि तुम्हारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर अलग अलग रिलीजन के। लाइक हिंदुइज्म में बोलते हैं कि डेथ के बाद तुमको लेने गॉड ऑफ डेथ आते हैं जिसको यमराज बोलते हैं, और फिर वो तुम्हारे गुड और ईवल साइड पे तुमको जज करके हेल या हेवन भेजते हैं। सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग इस्लाम में होती है जिसको जन्नत और जहन्नुम से डिनोट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि तुम्हारी डेथ के बाद तुमको मोक्ष की प्राप्ति होती है या तुम्हें निर्वाणा की अचीवमेंट होती है। अब जो तुम्हारी डेथ के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं इन सारे रिलीजन में, बट उनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए तुमको ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ यहाँ पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ ही एग्जिस्ट नहीं करते डेथ के। व्हाट इफ आई से कि इन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा वी हैव एविडेंसेस कि डेथ के बाद क्या होता है। डेथ के बाद एक्चुअली में क्या थॉट्स होते हैं किसी इंसान के, क्या वो फील करता है, क्या वो देखता है, ये सारे एविडेंसेस ह्यूमन के पास ऑलरेडी हैं। व्हाट इफ़ आई से कि ये सभी बातें सच हैं, एंड व्हाट इफ़ मैं तुमसे बोलूँ कि आफ्टर लाइफ सच में होती है। आई एम श्योर कि तुमने इंटरनेट पे कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर किसी क्रिमिनेशन के दौरान जो डेड बॉडी होती है वो मूव करती है, वो अपनी आई बॉल्स को हिलाती है, वो कुछ ऐसे इंडिकेशंस देती है कि उसके अंदर अभी भी लाइफ बाकी है। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ वीडियोस ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर जो डेड बॉडी होती है वो उठकर बैठ जाती है और वो फूड की डिमांड करती है। और ये जो वीडियोस होती हैं काफ़ी हद तक सच भी होती हैं, और ऐसा जो है वो सिर्फ क्रिमिनेशन के दौरान ही नहीं होता है बल्कि ऐसा हॉस्पिटल्स में भी होता है। ऐसा हॉस्पिटल्स में काफ़ी बार देखा गया है कि एक पेशेंट है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर उसकी डेथ हो जाती है उसको क्लिनिकली डेथ साबित कर दिया जाता है, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स वो इंसान वापस जिंदा हो जाता है। इस बारे में डॉक्टर्स भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, बट ऐसा होता है। और ये एक दो लोगों के साथ नहीं होता बल्कि ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। अब ये जो टाइम पीरियड होता है जिस दौरान वो क्लिनिकली डेड होते हैं, उस दौरान क्या होता है उनके साथ, क्या उनके ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही होती है, क्या वो थॉट प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्या वो फील कर रहे होते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस उन मरकर ज़िंदा हुए लोगों ने बताए हैं कि उस दौरान उनको क्या फील हो रहा होता है और वो
किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें सुन के नॉर्मल ह्यूमन्स ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स के भी होश उड़ जाते हैं, और इन्हीं चीज़ को बोलते हैं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। अब ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उन पे हर कोई इतने अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाता है क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से फक्ड अप होते हैं। बट देयर इज़ समवन, डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन। डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट हैं जो कि एक नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्चर भी हैं। इन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ सिर्फ NDEs को स्टडी करने में लगा दिया है, और इनकी जो रिसर्च होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल होती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक दो लोगों पे ही रिसर्च नहीं करते बल्कि इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया है और उसी के बाद ये अपनी रिसर्चेस को पब्लिश करते हैं। और डॉक्टर ब्रूस ने एक बुक भी लिखी है जिसको बोलते हैं आफ्टर, जो कि अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर भी रही है, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे। अब डॉक्टर ब्रूस के हिसाब से जब कोई इंसान मरता है तो वो एक प्रोसेस से होके गुजरता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करता है। अब डॉक्टर ब्रूस के हिसाब से सबसे पहला स्टेप होता है लीविंग द फिजिकल बॉडी। जब कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले वो अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वही जिसको तुम सोल बोलते हो। उसको कोई नाम नहीं दिया गया है बट वो अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ता है इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में वो एनर्जी, वो इंसान या वो एंटिटी जिसने उस बॉडी को छोड़ा है, वो अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू करता है। बचपन से लेके आज तक जो टाइम उसने इस प्लैनेट पे जिया वो उसको रिव्यू करता है, उसके अच्छे बुरे सारे मोमेंट्स को वो फॉर अ वाइल रिव्यू करता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में उस इंसान को एक रे ऑफ लाइट दिखती है, एक रे ऑफ लाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है। वो इतनी ज़्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव होती है कि वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, वो खुद ब खुद उसकी तरफ चल के जाने लगता है। और जब वो उस लाइट के अंदर जाता है उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जहाँ पे वो इंसान एक अलग वर्ल्ड में पहुँच जाता है। अब वो एक ऐसा वर्ल्ड होता है जिसका पूरा ओवरव्यू डिफरेंट होता है, वो यहाँ से टोटली अलग होता है। वहाँ के कलर्स अलग होते हैं, वहाँ की स्मेल अलग होती है, वहाँ की साउंड्स अलग होती हैं, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट होती है। हाँ, तुमको अब ये एक मूवी की तरह ज़रूर लग रहा होगा बट दिस इज़ वेरी ट्रू, और ये किसी एक दो लोगों की फाइंडिंग्स नहीं है। मैं तुम्हें फिर से बता दूँ, ऐसा हज़ारों लाखों लोगों ने फील किया है जिसको डॉक्टर ब्रूस ने स्टडी करा है और फिर ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। अभी उन लोगों के लिए भी बताना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ें उन लोगों ने कभी पहले नहीं देखी होती हैं इस वर्ल्ड में, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पर सब कैसा था। बट स्टिल उन लोगों ने ये ज़रूर बताया है कि वहाँ पे उनको क्रेयॉन्स की स्मेल आती है। हाँ, वही वैक्स वाले कलर जो तुमने बचपन में ज़रूर यूज़ किए होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको वहाँ पे कुछ एंटिटीज़ भी दिखती हैं, जो एंटिटीज़ को वो जानते तो हैं, उनको लगता है कि एंटिटीज़ को मैं जानता हूँ, बट वो उन एंटिटीज़ को पहचान नहीं पाते। अब वो उनको पहचान नहीं पा रहे होते तो उनके लिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होमली फील करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुन के तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, और यही सुन के डॉक्टर ब्रूस की लाइफ भी 360 डिग्री पलट गई थी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको डॉक्टर ब्रूस ने हिला के रख दिया था। डॉक्टर ब्रूस के लिए नॉर्मल डे होता है। डॉक्टर ब्रूस अपने एक हॉस्पिटल में होते हैं। अब डॉक्टर ब्रूस अपनी एक पेशेंट से मिलने जाते हैं जो कि अनकॉन्शियस होती है। अब वो इतनी ज़्यादा अनकॉन्शियस होती है कि वो कोई साइन शो नहीं कर रही होती रिस्पॉन्स का। डॉक्टर उसको देखने के बाद एक कैफेटेरिया में चले जाते हैं उसी हॉस्पिटल के, और डॉक्टर वहाँ जाके अपना एक मील कंज्यूम करते हैं। अब वो मील कंज्यूम करते करते डॉक्टर का थोड़ा सा फूड जो होता है वो उनकी टाई पे स्पिल हो जाता है, जो उनको एक टाई पे स्टेन दे देता है। अब वो जो स्टेन होता है वो डॉक्टर के लिए शायद थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है, तो डॉक्टर उसको अपने ओवरकोट से छुपा लेते हैं और फिर डॉक्टर अपना मील ख़त्म करके उसी हॉस्पिटल में नीचे आने लग जाते हैं टुवर्ड्स द डाउन हॉल। अब जब डॉक्टर डाउन द हॉल आ जाते हैं तो वो वहाँ पे उस पेशेंट की रूममेट से मिलते हैं। वो जो डॉक्टर की फीमेल पेशेंट होती है उसकी रूममेट नीचे डाउन द हॉल में डॉक्टर का वेट कर रही होती है, जहाँ पे डॉक्टर ब्रूस उससे 10-15 मिनट बात करते हैं। अब जब डॉक्टर उससे बात करते हैं तो डॉक्टर बात करते करते अपने ओवरकोट को थोड़ा सा खोल देते हैं। अब डॉक्टर ब्रूस ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम पे एयर कंडीशनर्स नहीं हुआ करते थे, तो गर्मी के कारण डॉक्टर ब्रूस अपना कोट को खोल देते हैं और वो स्टेन थोड़ी देर के लिए एक्सपोज हो जाता है, तो वहाँ पे खड़े लोग उसको देख पाते हैं।
बट 10-15 मिनट 20 मिनट उससे बात करने के बाद, उसकी रूममेट से बात करने के बाद डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। उसके बाद डॉक्टर नॉर्मली अपने घर जाते हैं और अपने घर जाने के बाद वो नेक्स्ट डे फिर से हॉस्पिटल में आते हैं। अब जब डॉक्टर हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो वो पहले इंसान होते हैं जो अपनी उसी पेशेंट के पास जाते हैं जो कि अनकॉन्शियस होती है। और वो जो पेशेंट होती है जो अनकॉन्शियस पड़ी थी पिछले कुछ टाइम से, वो डॉक्टर के सामने ही अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करती है और वो धीरे धीरे होश में आने लग जाती है। और जब वो होश में आती है तो वो डॉक्टर से कुछ ऐसा बोलती है जो कि डॉक्टर के होश उड़ा देता है। I know who you are. I remember you from last night. वो डॉक्टर ब्रूस से बोलती है कि आई रिमेंबर्ड यू फ्रॉम लास्ट नाइट। मैंने तुम्हें लास्ट नाइट देखा था डाउन द हॉल मेरी रूममेट से बात करते हुए। अब डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात इसको कैसे पता, बिकॉज ये तो अनकॉन्शियस थी और इसको मेरे सामने ही होश आया है। और डॉक्टर ब्रूस सोचते हैं कि मैं ही तो पहला इंसान हूँ जो इससे मिलने आया हूँ इसकी कॉन्शियसनेस को रिगेन होने के बाद, और ये मेरे को ऐसा कैसे बोल पा रही है। और जो फीमेल पेशेंट होती है वो डॉक्टर ब्रूस से कुछ ऐसा बोलती है जिसको सुनने के बाद डॉक्टर ब्रूस के होश उड़ जाते हैं। वो डॉक्टर ब्रूस से बोलती है कि आई रिमेंबर्ड योर स्टेन्ड टाई। And you had a striped tie on with a red stain on it. That just blew me away. I didn't know how to deal with that. अब ऐसा सुनते ही डॉक्टर ब्रूस के होश उड़ जाते हैं कि ये सब इसको कैसे पता। देन लेटर ऑन वो फीमेल पेशेंट जो होती है वो डॉक्टर को बताती है सब कुछ कि वो लास्ट नाइट क्या फील कर रही थी, किस तरीके से वो अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर निकल के डाउन द हॉल में थी, उसी हॉल के अंदर जिस हॉल में डॉक्टर उसके रूममेट से बात कर रहे थे। वो सब कुछ डॉक्टर को बताती है कि उसने क्या क्या देखा, उसने क्या क्या फील किया। और फाइनली ये कंसिडर किया जाता है कि उस फीमेल पेशेंट ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को फेस किया। मतलब वो फीमेल पेशेंट कुछ देर के लिए मरने के बाद वापस जिंदा हो गई थी। और यही वो पर्टिकुलर मोमेंट था जो डॉक्टर को एनडीईज की तरफ अट्रैक्ट करता है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने में अट्रैक्ट करता है। और इसी पॉइंट से डॉक्टर अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ सिर्फ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने में लगा देते हैं। और ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही डॉक्टर ब्रूस अपनी बुक लिखते हैं और ये सारी स्टडीज़ को पब्लिश करते हैं कि मरने के बाद इंसान एक्चुअली क्या फील करता है। बट ये डॉक्टर ब्रूस अकेले नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्चर नहीं है, ऐसे और भी रिसर्चर हैं जो सेम फिनोमेना को स्टडी करते हैं और उन सारे रिसर्चर्स की फाइंडिंग्स भी सिमिलर ही हैं। वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि जब इंसान मरता है तो वो किन किन स्टेप से होके गुजरता है। अब तुम अपने डेथ के फिनोमेना को रिलीजन के हिसाब से देखो या फिर साइंटिफिक एविडेंसेस के हिसाब से, वो एक मृत्यु हुई होती है जिसमें तुम एक आफ्टर लाइफ में पहुंच जाते हो, जहाँ पे पहुंचने के बाद तुमको काफ़ी ज़्यादा जॉय, काफ़ी ज़्यादा होमली फील होता है और तुमको कुछ ऐसी एंटिटीज़ भी दिखती हैं जिनकी तुम फिज़िकल अपीयरेंस फील नहीं कर पाते, बट वो वहाँ पर होती हैं। और वो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुमने इस वर्ल्ड में कभी फील नहीं करी होंगी। वो टोटली डिफरेंट फीलिंग्स होंगी बट वो एग्जिस्ट करेंगी और वो तुमको कंफर्ट ही देंगी। यह आदमी जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, बिल लिटसन, एक रिटायर्ड फायर फाइटर जिसने 1994 में एक नियर डेथ एक्सपीरियंस को एनकाउंटर किया था। 1994 में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बिल अपने आप को इतना ज़्यादा इंजर कर लेता है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। अब जब बिल हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी हालत सुधरने की बजाय धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है और वो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि बिल अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ करना शुरू कर देता है। और बिल जब अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर रहा होता है तो बिल कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमंस सुन के काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्ड आउट हो जाते हैं। बिल बताता है कि जब वो अपने कॉन्शियसनेस लूज़ करता है तो धीरे धीरे उसको स्टार्स दिखने लग जाते हैं। वो एक गैलेक्सी टाइप ऑफ थिंग में खो जाता है, उसके चारों तरफ स्टार्स होते हैं और वो उनके अराउंड फ्लोट कर रहा होता है और वो उनके अराउंड फ्लोट करते करते अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख रहा होता है। हाँ, वही फ़िज़िकल बॉडी जो एक हॉस्पिटल बेड पर पड़ी होती है। वो उसकी तरफ देखता है और वो ये फील करता है कि क्या ये मैं हूँ, क्या ये इंसान जो इस बेड पे पड़ा है
क्या इसकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग हैं, क्या वो मेरे लोग हैं। मतलब वो अपने आप को ही एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप होता है। और वो अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ये इंसान मैं ही था। और बिल बताता है कि इसके बाद वो फ्लोट करते करते एक सॉलिड सरफेस पे लैंड करता है, जहाँ पे उसको एक डिफरेंट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है। नाउ बिल बताता है कि वो एक डिफरेंट वर्ल्ड किस तरीके का होता है। वहाँ पे अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, वहाँ की हवा अलग होती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, वहाँ की आवाज़ें अलग होती हैं, वहाँ टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि वो इस वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करके जा चुका होता है। ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होता है। और बिल बताता है कि इसके बाद उसको वहाँ पे कुछ एंटिटीज़ दिखती हैं। वो कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनकी वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर पाता है, बट वो एंटिटीज़ वहाँ पे होती हैं और वो उनसे बात कर रहा होता है और वो बिल से बात कर रही होती हैं। और वो एंटिटीज़ बिल से इस तरीके से बात करती हैं कि बिल को लगता है कि मैं इनको जानता हूँ। ना वो जो एंटिटीज़ होती हैं, बिल उनको जानता तो है, बट बिल उनको पहचान नहीं पा रहा होता। बिल को उनसे बात करके होमली फील होता है। बिल को लगता है कि ये उसी के लोग हैं। बिल को ऐसा लगता है कि वो इन एंटिटीज़ को जानता है, बस वो उनको पहचान नहीं पा रहा। और वो एंटिटीज़ उससे क्वेश्चन करती हैं। वो क्वेश्चंस करती हैं कि वहाँ पे सब कैसा रहा, कैसी रही उसकी लाइफ। और वो जो एंटिटीज़ होती हैं वो बिल से उसकी लाइफ का रिव्यू मांगती हैं और बिल अपनी लाइफ के बारे में उनको बताना शुरू करता है। और उसके बाद बिल अपनी पूरी लाइफ का रिव्यू उनको देता है, उसके अच्छे बुरे सारे मोमेंट्स वो उन लोगों को बताता है। अब जब बिल उनको वो सारी चीज़ें बता रहा होता है तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बिल उनको कुछ ऐसा बता देता है जो कि शायद उसकी लाइफ में अधूरा रह गया था, जो शायद उसको पूरा करना था, बट वो अभी तक पूरा नहीं कर पाया था। और जैसे ही वो पॉइंट आता है, उसमें से एक एंटिटी जो कि उन सबको लीड कर रही होती है वो गायब हो जाती है, वो वैनिश हो जाती है लाइक वेपर्स। और जो बाकी की बची कुछ एंटिटीज़ होती हैं वो बिल से बोलती हैं इट्स टाइम टू गो बैक नाउ। और ये बोलते ही बिल रोने लग जाता है। बिल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होमली फील हो रहा होता है। और बिल बोलता है Like, dude, no way, I am not going back. What are you talking about? I'm here. बट वो एंटिटीज़ जो होती हैं वो बिल को बार बार बोलती हैं इट्स टाइम टू गो बैक। और ये बोलते बोलते वो एंटिटीज़ वेपर्स की फॉर्म में वैनिश्ड हो जाती हैं और बिल अपनी कॉन्शियसनेस को वापस से रीगेन करना शुरू कर देता है। और जब बिल अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करता है तो वो फिर से उस हॉस्पिटल बेड पे होता है। और अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करने के बाद बिल ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर को बताता है, अपनी फैमिली को बताता है। और बल्कि आगे चल के बिल का ये एक्सपीरियंस बिल के थ्रू डॉक्यूमेंट करके पब्लिश भी कर दिया जाता है। बिल अकेला इंसान नहीं है जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील किया हो, बल्कि ऐसे लाखों लोग हैं जो डेली बेसिस पे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं। बट अब डेथ के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद होप तुमको फियर ऑफ डेथ तो नहीं होना चाहिए, बट द वे ऑफ डेथ का फियर ज़रूर होना चाहिए। तो हे गाइस, होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और तुम चाहते हो कि ये चैनल ऐसे ही ग्रो होता रहे, ये कल्टेक्स कम्युनिटी जो है काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बन जाए तुम लोगों की वजह से। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो, बेचारा सूना पड़ा है। और मैं मिलूँगा जल्दी तुमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।